देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गिरफ्तारी के जतन, इलेक्शन का वजन और मईशत का चलन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील और दोबारा IMF के पास न जाना पड़े। नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। हम नैब का मुखालफत करते हैं। जैसे डिक्टेटर का बनाया हुआ हर कानून काला कानून होता है, ये भी काला कानून है। नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, अगर मैंने जबान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 14 दिन के बजाय 30 दिन का रिमांड, अदालत की इजाज़त से जिस्मानी रिमांड में 90 दिन का इजाफा, किसी भी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार, चेयरमैन नैब के सुपुर्द, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तहाइफ लेना जुर्म करार, तफ्तीश में अदम ताउन पर गिरफ्तारी के वारंट निकालने का इख्तियार। नैब सिर्फ इल्जाम लगाकर रेफरेंस फाइल करेगा, मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होगी। मुलजिम अपने खिलाफ किसी इंक्वायरी को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेगा। नैब कानून में 1 साल के दौरान दूसरी बार तरमीम बहुत से सवालात पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि नैब की ये तरमीम तो बहाना है, असल में तो कोई खास शख्स निशाना है। यही PDM के रहनुमा थे जो जेलों में थे, तो नैब को सियासी इंजीनियरिंग का टूल कहते थे, सियासी इंतकाम का जरिया कहते थे, काला कानून कहते थे। जब इक्तदार में आए तो सबसे पहला काम नैब के कानून में तरमीम करने का किया। नैब के कानून में से कानून नाम की चीज तक खत्म कर दी गई। इस कानून के दांत नहीं निकाले गए बल्कि तोड़ दिए गए। कानून बदलते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा एक एक करके सब बरी होने लगे। 50 करोड़ से कम की करप्शन न रही। इन तरमीम के बाद यह कहा गया कि नैब तरमीम तो एक बहाना है, असल में तो खुद को बचाना है, मुकदमात से फायदा पहुंचाना है और नैब ही निशाना है। फिर नैब के कानून में तब्दीली के बाद करप्शन पकड़ने वाले जाल के सुराख इतने बड़े हो गए कि बड़ी बड़ी मछलियां आसानी से गुजर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरी, एहसन इकबाल बरी, ख्वाजा साद रफीक बरी। कानून में तरमीम के बाद बरियत की लूट सेल देखकर तो यकीन हो गया कि वाकई नैब तरमीम तो एक बहाना है, असल में तो खुद को फायदा पहुंचाना है। कहा जा रहा है कि खुद को फायदा पहुंचाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर कानून तब्दील किया गया है। इस बार कौमी असेंबली का चलता इजलास मुलतवी करके रात के अंधेरे में सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तरमीम कर दी गई हैं। तो इन तरमीम का एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक तशरीह, मौका और टाइमिंग चीख चीख कर बता रही है कि नैब तरमीम तो बहाना है, असल में तो कोई खास शख्स निशाना है। क्या वाकई ये तरमीम किसी खास शख्स को गिरफ्तार करके जेल में रखने के लिए हैं? अगर ऐसा है तो वो शख्स कौन है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नैब का काला कानून सफेद करके एक बार फिर काला क्यों बना दिया गया है? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे और भी इशूज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, प्रोग्राम में हमें सदाकत अली अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। PMLN से हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं जो कि वजीर आजम के मावन खुसूसी भी हैं, और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अभी 2 साल पहले की बात है कि आप लोगों को नैब बहुत अच्छा लगता था और आपकी ऑपोजिशन जो थी उस वक्त में पकड़ पकड़ के वो उसको जेलों में डाल रहे थे। फिर PDM आ गई और उन्होंने तरमीम कर दी और आपने उसको NRO 2 का नाम दे दिया, और अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें वही तकरीबन पुराना कानून जो है वो बहाल हो गया है। अब क्या ख्याल है सदाकत भाई साहब, आप इसकी मुखालफत करेंगे या इसके हक में बात करेंगे? जी बहुत शुक्रिया पारिस साहबा, बड़े अरसे बाद आपने बुलाया अपने शो में। देखें सर, आप लोग हिम्मत करें, आया करें, जैसे आपने हिम्मत की है बाकी सबको भी कहें कि हिम्मत करें और टॉक शोज में आया करें, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। चले, आपका शुक्रिया, आपने बता दिया कि कोई पाबंदी नहीं है। बस यही तो है ना, लाइल्मी भी बुरी चीज है, लाइल नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आर्ग्यूमेंट शुरू करें प्लीज। कानून जब भी बनता है उसकी एक बुनियादी शर्त होती है, आपके पास आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, वो कभी भी कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, किसी बंदे को पकड़ने के लिए या उसको छोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जब हम पहले शोर कर रहे थे तब भी वो पर्सन स्पेसिफिक था, आज हम शोर कर रहे हैं आज भी पर्सन स्पेसिफिक है। बहरहाल कानून और आइन का जो मजाक इस दौर में बना है, हम सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि जी मुल्क में कोई ला कानूनियत है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है पिछले 13-14 महीनों में, यहाँ तो आइन, कानून, इखलाकियात, सब चीजों का मजाक उड़ाया है। उस वक्त करप्ट लोगों को NRO दिया जाना था
इसलिए उनके लिए आसानियां पैदा की गई। आप तकरीबन 150-200 केस बना चुके, लेकिन किसी केस में भी इतनी जान नहीं है वो माइनस करने के लिए कोई बहाना मिल सके। तो क्या यही डर है, यही खौफ है आप लोगों को कि कहीं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब उनको खतरा हो सकता है, वो इसका निशाना बन सकते हैं? चूंकि अलकादे ट्रस्ट जैसे केस में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है सदाकत भाई साहब, तो फिर ये 30 दिन से 90 दिन के रिमांड पर बगैर जमानत की सहूलत के भेजा जा सकता है, फिर यही खौफ है ना? वैसे तो जितना कुछ आप कर चुके हैं ये भी करके देख लें, लेकिन बिल्कुल कोई खदशा नहीं है, कोई बात नहीं है, बड़ा वाजे सीधा सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ एक आदमी को सिस्टम से निकालने के लिए हो रहा है, और वो आदमी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर देखने वाले को पता है, हर सुनने वाले को पता है, हर पाकिस्तानी बाशऊर आदमी को पता है। ठीक। अच्छा सर, तो आप क्या इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर चुके? अभी आपने खुद का इससे पहले जो पार्लियामेंट के जरिए तरमीम हुई थी उनको तो आपने अदालत में चैलेंज कर दिया था, तो इसको भी आप चैलेंज करेंगे? देखिए, जमहूरी मुआशरे में और इस तरह के फस्तायत के दौर में हमारे पास हर वो जो सियासी ऑप्शन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। मैं जरा बिलाल कियानी साहब से बात करूं, फिर दोबारा आपसे इस पे बात करूंगी। बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान में पर्सन स्पेसिफिक कवानीन, जिनकी बात अभी सदाकत अब्बासी साहब कर रहे थे, तो ये शख्सियत के लिए कवानीन बनते रहे हैं और पहले किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आप समझते हैं कि ये हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जिस तरह की हम ये रिवायात को सेट करते चले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है सर, आगे चल के इसका बहुत फायदा होगा? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत साहब, तो बहुत शुक्रिया जी अपने शो में मुझे फिर दावत देने का। देखिए, कोई पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया। ये जो आपने देखा है कि हम तो पहले से कहते हैं कि ड्रैकोनियन लॉज थे जो हमने आके रिवर्स किए, और नैब चेयरमैन की तजावीज़ पे अब कुछ चेंजेस जो थे वो लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू रूट होके ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आए हैं, जहाँ पे उन्होंने नैब की तरफ से तजावीज़ थी और वो समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वाइट कॉलर क्राइम के अंदर वो 14 दिन के अंदर रिमांड मुमकिन नहीं है, वो उन्होंने कहा 30 दिनों में। कुछ अब कानून का मजाक बन गया था, जहाँ पे खान साहब एक मिसाल है उसकी, और सबसे आला तरीन मिसाल है कि नोटिस के बावजूद पेश ना होना, तो वो एक कानून का मजाक बना दिया था, और ये एक तसलसल था। अब भी एतराज है, अब तो वो नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, पेश हो रहे हैं, कई घंटे तफ्तीश में शामिल होते हैं। अब ऑर्डिनेंस आया तो उसके नतीजे में अब चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं कि अगर वो भी सिर्फ उस केस में जब वो ताउन ना करें। अच्छा, इससे पहले, इस ऑर्डिनेंस से पहले वो पेश हो रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बैठे बैठे क्या हुआ कि सदाती ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया? अभी आपने खुद कहा कि ये काला कानून है, आप इसे नैब न्याजी गठ जोड़ हमने चेंजेस हमने तो जी वो देखी, इसलिए वो रिवर्स की चीज़ें, और चंद चीज़ें जो मैं आपसे स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूँ जो नैब की तरफ से हमें तजावीज़ आई, जिसमें नैब चेयरमैन और उनकी टीम ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पीटीआई कह रही है जब आपने उससे फायदा उठा लिया तो उसके बाद आपको ये सजेशंस आए थे, क्या बात आप करेंगे? मतलब इस पहले रिमांड कितने दिन का था? 14 दिन का था, अब उसको बढ़ा के फिर आपने 30 दिन कर दिया। चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार था, अब वो इख्तियार उनको वापस दे दिया गया जो पहले। हमारी हुकूमत आने के बाद तक तो रिमांड, हमारे तो लोग हुकूमत में थे, हमने क्या फायदा रिमांडों का उठाना था? हमारे लोगों ने तो 4-4 साल गैर कानूनी गिरफ्तारियां, एब्डक्शंस और सारी भुगत ली थी। हमारे तो लोगों ने आपने सबसे पहले यही काम किया ना, आपने नैब में तरमीम की ना जब आपकी हुकूमत आई। जी, और उसके बाद ही फायदा पहुंचा। हालांकि उस टाइम पे तो हमें सूट करता था कि वो हम ना रिवर्स करते, हम तो हुकूमत में आ चुके थे, हमारे तो सारे लोग सुरखरू हो चुके थे। इनके काले दौर में, इनके काले कानून के बावजूद 4 साल सख्त वक्त गुजार के इन्हीं की दौर में सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू हो गए थे। क्या ख्वाजा साद रफी के केस में आपको याद नहीं है कि नैब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था? क्या मरियम नवाज साहिबा पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड केस में वो कह रहे थे कि 90 दिन का रिमांड उनका लिया गया, उनको 1 महीने जेल में रखा गया। मरियम नवाज को इनका फायदा नहीं हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ पहले मुल्जिम के ऊपर था, इनसे तो फायदा हुआ ना। देखिए, इनको तो बार बार विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे काफी माँ उठा लिया गया, रखा गया। शहबाज शरीफ साहब को एक केस में बुलाते थे, यही तो तरमीम गलत थी, यही पे तो आपको ऑब्जेक्शन था, यही तो एतराज था जो आपकी गवर्नमेंट ने आते ही ये तरमीम की है। अभी देखिए 2 बातें हैं। एक सिर्फ रिमांड की जो मुद्दत है उसको 14 से 30 दिन पे किया गया, बिल्कुल, और एक केस
उसके अंदर अगर कोई नोटिस के बावजूद ताउन ना करे तो चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारी का इख्तियार लिया है। और देखिए इनके केस में क्या था कि आप एक केस में बुला रहे हैं, एक केस है जिसका नोटिस भी आपने नहीं दिया हुआ, आपने एक में बुलाया, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया, और एक वहां पे किसको रखा था, कितना अरसा उन्होंने रखा था। ठीक है, आप मैं फिर वही बात कर रही हूँ। देखिए साहब का हुकूमत पे इल्जाम ये था कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करते हैं, आप इनको यही ताने देते थे। रातों रात आपको ये ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप पार्लियामेंट से भी तो करवा सकते थे ना। पार्लियामेंट का चलता हुआ इजलास आपने खत्म किया और फिर क्योंकि आपने ये ऑर्डिनेंस जारी करना था, फिर आपने और पिछली हुकूमत में फर्क क्या रह गया? और देखिए नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, आई थिंक हमारी हुकूमत भी अग्री करती है कि आइडियली हम चाहते हैं कि कानून जो हैं वो दोनों हाउसेस से पास हों, और पास होने हैं, ये होंगे पास, और यकीनन तभी ये एक परमानेंट जो लॉ है वो बनेगा। मगर इस टाइम पे मेरे ख्याल से उस टाइम पे शायद असेंबली सेशन में नहीं थी, उस वजह से ये इन्होंने पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अब देखिए मगर आप ये देखिए कि का केस आप देखें तो इमरान खान साहब कोर्टों से भाग के तंग आ गए हैं। उन्होंने हर कोशिश की है, आपने आज देखा तोशाखाना के केस के अंदर भी उनका जो केस है वो काबिल समात मुकर्रर कर दिया गया है। वो कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन भागते हैं, वो शख्स हर जगह भागता है कि किसी तरह उसको कहीं जवाब ना देना पड़े। तोशाखाना में अब इस शख्स को जवाब देना पड़ेगा। इस शख्स ने पिछले 1 साल से कानून का मजाक उड़ाया है। जब इसको लॉफुल वारंट के साथ गिरफ्तार करने जाते हैं तो ये पेट्रोल बम फेंकता है, जब इसको कोर्ट बुलाते हैं तो ये सोचता है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मर्जी से जाऊंगा, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से जाके धावे बोलता है। 9 मई के वाकयात यानी कि जो फौजी तंसीबात पर हमले, उनमें भी उनको नामजद किया गया है चेयरमैन पीटीआई को। आप समझते हैं ये दुरुस्त है? चूंकि उन्होंने जो तकारीर की हैं उसमें उन्होंने बराह रास्त तो फौजी तंसीबात पे हमला करने के हवाले से कोई बात नहीं की ना, और ना वो मौके के ऊपर मौजूद थे। वो तो कह रहे कि मैं उस वक्त गिरफ्तार था और मुझे तो नहीं पता था कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। देखिए हम इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि 9 मई को जो वाकयात हुए, ख्वाह वो जिना हाउस को आग लगाना था, GHQ के गेट पर हमला था, शुहदा की यादगारों पे हमले थे, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे थे, अस्पताल थे, उन सब के सरगना इमरान खान साहब थे। ठीक है, ये आपका और देखिए बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। तो यकीनन जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हमलों का मामला है तो इस बात का ही तयन होता कि वो उन कोर्ट्स में मामला जाएंगे, और उन कोर्ट्स में भी आगे राइट ऑफ अपील तो होगी, सबके पास होगी, तो ये एविडेंस की बुनियाद पे काम होगा। मौक़िफ़ तो बता दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे कुछ कह रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ी एक साजिश की गई है। तो क्या ये मुमकिन है, या आप ये समझते हैं कि इस पे एक गैर जानिबदाराना कमीशन बनाया जा सकता है या बन सकता है जिसपे सबको एतमाद हो और वो एकदम ही तमाम जो देखिए हमने पिछले 5 साल से देखा है, जब भी इस तरह का कोई मौजू आया है कि सब पे एतमाद हो तो सब एक साइड पे होते हैं, और इमरान खान साहब हमेशा एक साइड पे होते हैं। वो उनको सिर्फ उस बात पे एतमाद होता है जो उनके हक में हो। और देखिए इन लोगों के साथ 50 चीज़ों के ऊपर अब बात बैठ के साथ मामला को तय करने की कोशिश की गई है। ख्वाह वो कानून साजी थी जब ये हुकूमत थे, ख्वाह अभी ये इलेक्शंस का मामला था, चंद माह कबल की बात है। ये लोग हर दफ़ा भाग जाते हैं, इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। तो देखिए अब इन्होंने जराइम किए हैं, ये मुजरिम है, ये मुल्क में मुआशी तबाही के भी मुजरिम है, ये मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के भी मुजरिम है, 9 मई के भी मुजरिम है। तो देखिए ये बार बार ये रियायत और ये लाडलापन जो उनको खास तौर पर हमने देखा कि चंद मखसूस बेंचों से भी मिलता रहा है, ये अमल अब रुकना होगा। इस तरह कानून का मजाक नहीं बन सकता। सिर्फ 1 मिनट मैंने आपसे इस पे जरा राय लेनी है, लेकिन भाई साहब सिर्फ ये जो मैं बात कर रही हूँ कि ये 9 मई के वाकयात, ये फौजी तंसीबात पर हमलों में जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया है, तो आप समझते हैं कि अब उनका जो मुकदमा है वो फौजी अदालत में ले जाया जाएगा या भेजा जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है इसमें? देखिए अभी मैं कियानी साहब की बातें सुन रहा था कि जी को लॉफुली अरेस्ट किया, आपने सुप्रीम कोर्ट का शायद फैसला नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा को गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से अरेस्ट करके आपने बंद कर दिया, बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म हो गया। पीछे ये वाकया होता है जिसके हम बार बार, जिस आदमी ने भी प्रोटेस्ट को पुरअमन से पुरतशद्दुद बनाया, उसकी हर जी शऊर आदमी उसकी मजम्मत भी करेगा और मुखालफत भी करेगा। अगर आप समझते हैं कि पीटीआई ने किया है तो भाई डर किस बात का है? हुकूमत वो कहते हैं आप लोग जेल जाने से डरते हैं बहुत ज्यादा। सियासतदान तो है ना, जेल जाना दुरुस्त भी होता है या फिर नाइंसाफी भी हो जाती है सर, लेकिन फिर आप ही बाद में वजीर आजम मुशीर और वजीर बनते हैं आप और आपकी लीडरशिप, तो डरते क्यों? और खासतौर पर आपकी जमात के हवाले से ये तासुर है कि आप लोग जेल जाने से खौफजदा होते हैं। अच्छा सुने, हमारे 10,000 लोग जेलों में, मुझे बता दें माजी का वो टाइम छोड़ के भाग गए। मुझे अब बात तो करने दें जी प्लीज। मुझे वो माजी का वक्त, माजी करीब का, आपकी मेरी यादाश्त का वक्त बता दें जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का 10,000 बंदा अरेस्ट हो, किसी एक लीडर जिसपे भोंडे किस्म के 150 से पौने 200 केसेस हों और आपकी पूरी 14 पार्टियां मिलके एक बंदे से इतना खौफ खाते हो कि उस पर ये भी केस बना दो, ये भी बना दो। जेल में
जरा आप भी बता दें कोई ऐसा केस जिसकी फौरन हो, जिसका ट्रायल ना हुआ हो और वो एक दिन के लिए भी जेल ना गया हो, क्या कोई ऐसी एग्जांपल भी मौजूद है? तो कोई अगर एक तरफ चोर चक्के हैं, पनामा के और एवनफील्ड के डाकू हैं, और जिनकी बीमारियां आपके हामिद खान कह रहे हैं कि गलत फैसला था, कहीं और फैसला हुआ था, कोई एक करप्शन का केस नहीं बन रहा। अगर तोशा खाना ये तोशा खाना कर रहे हैं, तोशा खाना की तो घड़ी है, इनकी तो घड़ियों में दर्जनों में गाड़ियां हैं, तो आ जाए ना कोर्ट में सबूत पेश कर लें। मैं जरा आरिफ चौधरी साहब से पूछती हूँ, वो बताएंगे सर इस पे। बाहर निकलेंगे ना आवाम में, ठीक है, अलग पता जाएगा आपको लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको तो मुझे तो लगता है आप समझते हैं अभी भी हालात आपके लिए वैसे के वैसे जुल्म आप कर रहे हैं, जो आपने मैशत का हाल किया। मेरे भाई खाली 1 साल में आपने $7 अरब का तो मैं जरा आरिफ चौधरी साहब से सवाल कर लूं, ये जो ऑर्डिनेंस आया इस पे के ऊपर ही बात करेंगे। मुझे पता है बिलाल कियानी साहब और आप इस पे बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देंगे और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देंगे। आरिफ चौधरी साहब, पहले तो जरा आप ये बताइए कि आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के जो वाकयात हुए उसमें ये जो फौजी तनसीबात और सिंबल्स पे जो हमले हुए उसमें नामजद किया गया, आप समझते हैं कि दुरुस्त हैं? चूंकि उनके ऊपर यही इल्ज़ाम है कि वो अपनी जो तकरीर कर रहे थे उसमें फौजी क़यादत को टारगेट कर रहे थे और हर बात का इल्ज़ाम उनको दे रहे थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ था उसमें भी ये मुलविस थे, और इसीलिए ये समझा जा रहा है कि जी उनके जो सपोर्टर्स हैं वो प्रोवोक हुए, उन्होंने ये सारा काम किया। आप समझते हैं ये दुरुस्त है? मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्ली किसी के लिए प्ली ऑफ एलिबाई होती है जी। कोई जुर्म जो है, जब सबसे पहले, मैं तो एक वकील हूँ, तो बंदा सबसे पहले उसकी प्ली ये होती है कि जनाब आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। यहाँ एक उलट काम हो रहा है कि एक बंदे को पहले आप गिरफ्तार करते हैं, उसकी सारी क़यादत को भी पाबंद सलासल कर देते हैं, और फिर उसे कहते हैं कि जनाब आप सारा कुछ आप कर रहे थे। सर उकसाना भी तो कोई चीज़ होती है ना। उकसाने के लिए भी तो आपका हाजिर होना, आपके पास वो सारी फैसिलिटी होना, यानी प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि जब बंदा किसी जेल में किसी की पुलिस की हिरासत में है तो वो आज़ाद नहीं है। पहले की तकरीर थी, पुरानी तकरीर थी, जिसमें वो कहते हैं ज़हन साजी नौजवानों की कर रहे थे। वो असल बात जो हो रही है ना, पहले की तकारीर के बावजूद कहीं भी से ये बात मंसूब नहीं की जा सकती कि जहां उसने किसी को तशद्दुद पे उकसाया हो या उसकी पार्टी ने तशद्दुद किया हो। जब उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, उससे पहले इतना कुछ प्रवोक किया जा चुका था, और जो कुछ हुआ है वो एक दिन नहीं हुआ। आप अंदाजा करें, भूल गए सब 25 मई का वाकया, और फिर आपका वजीर दाखिला जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा था, और जिस तरह आज तक मैंने किसी वजीर दाखिला को ये कहते हुए नहीं सुना और इस तरह तशद्दुद करते हुए नहीं देखा। तो मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारे का सारा मामला जो है, इसकी बुनियादी बात यह है कि जब फेयर ट्रायल हर एक का यानी लेकिन इससे पहले ये क्लियर करें कि फौजी तनसीबात पे हमला करने का क्या जवाब बनता है? कोई एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर हो सकता था। मैं जवाब दूंगा ना। बात यह है कि बुनियादी तौर पर आप ये जो जिन सवाल पूछा, अच्छा एक सेकंड सवाल है, और दूसरी बात यह है कि मैं इसे डिफेंड किसी तौर पे ये नहीं कर सकता कि जी कहूँ कि जी इन पे हमला करना जायज़ है। बात यह है कि हमला करना या ना करना, इसका तयन जो है वो आपने फेयर ट्रायल में करना है। लेकिन मैं अब आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि फौजी तनसीबात की क्या डेफिनेशन है? फौजी तनसीबात की डेफिनेशन वो है कि जहाँ फौज कम्बैट, उसकी सलाहियत जो है ना कम्बैट करने की, उसको पैरालाइज किया जाए। यानी मिसाल के तौर पर सुन ले, नहीं मैं आपको करूं, जहां एयरबेस नहीं थी, सुन ले, जहां तोप खाना है, जहां से यानी असला मौजूद है, यहाँ से यानी ऐसी जगह जहां से आप दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसके बावजूद मैं आपको एक अर्ज करूं कि बाहर एहतजाज करना जुर्म नहीं है। अगर कोई अंदर दाखिल हुआ है, चाहे वो उसको उस टेक्निकल टर्म में ना भी हो, तनसीबात अगर साबित हो जाए कि वो शख्स जो है अंदर दाखिल हुआ है और उसने आग लगाई है, तो उसके लिए कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो शख्स वहां मौजूद नहीं है वो किसी जगह बंद है, तो आप अगर आप ये साबित कहा था ना कि जब मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे। नहीं खास साहब को उस वक्त क्या पता था कि क्या हुआ है? तो फिर कैसे कह दिया उन्होंने कि ये नतीजे यही होंगे? मैं कहता हूं, एक सेकंड, मरियम नवाज के केस में ये कहा गया कि मरियम नवाज यानी नवाज शरीफ अगर ये कहें भी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर भी साबित करना है कि जी ये प्रॉपर्टी उनकी है। तो यहां भी अगर जो भी वो कह रहे हैं, आपको एक सेकंड, मैं आपको मेरी बात जरा मुकम्मल होने दें।
यहां भी जरूरत इस बात की है, लाजमी तौर पर रियासत को ये सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो लोग जो थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो इसके उनके उकसाने पे कर रहे थे, और जो लोग वहां एक्यूशंस क्या होती है कि जो मौका देता है किसी को, जो पुलिस थी, जो इदारे थे जिनका काम था, जिम्मेदारी थी कि रोकना, अगर वो रोक नहीं रहे थे तो उसमें वो भी जिम्मेदारी होगी। कौन पकड़ेगा उस शख्स को? यानी जो रियासत का, आप मुझे ये बताएं कि उस रात सारी रियासती मशीनरी जो थी वो इस काम पे लग गई थी कि लोगों को मौका देना है। वो कहते हैं आमने सामने आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हलाकतें हो जाती हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। सामने तो पहले आ चुके थे, बड़ा सेंसिबली बिहेव इससे पहले इससे ये सेंसिबली बिहेव करना है। सेंसिबली बिहेव करना ये होता है कि आपकी फोर्सेस वहां खड़ी हो, वहां उनको पूरा रोकने की कोशिश करें। और मैं नहीं समझता कि अगर वहां ये जितने लोग थे तादाद में, उनके लिए तो सिर्फ आपका जो कोर कमांडर की अदरवाइज दफरी जो वहां हिफाजत करने के लिए वही काफी थी। अब ये जो मुकदमात में नामजदगी हुई है, इसका नतीजा आपके ख्याल में क्या निकल सकता है? क्या ये फौजी अदालतों में भेजना मकसूद है इस केस को, या फिर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत भी ट्रायल हो सकता है, और क्या दोनों में गिरफ्तारी हो सकती है? चूंकि जो ट्रायल कोर्ट है वहीं से फिर केस जो है वो फौजी अदालत में जाता है ना? केस तो जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उसकी वजह ये है कि ये जो आर्मी एक्ट है उसमें तो उसके लिए तो आप जरूरी होगी आपको उसे रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जो फौजी खास तौर पे ये जो फौजी अदालतों का क़याम था, वो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी ये बात हर एक को पता है कि वो मरहून मन्नत था उस वक्त की APC की वजह से जो अमेंडमेंट हुई थी आइन में, और उसके बाद एक्सटेंशन थी जिसमें सनसेट क्लास थी, और इस वजह से वो 2 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। इस वक्त एक केस 2020 में भी हुआ था सर। हाँ जी, ठीक है, सनसेट क्लॉज के बाद हुआ था, और उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। सिविलियंस को किसी तौर पर भी ट्राई नहीं किया जा सकता आर्मी के एक्ट के तहत जब तक अभी तो सर मामला जो है वो उसमें आर्मी वाला शामिल है। जेरे समात है, देखें एक बेंच टूट चुका है, दूसरा फिर तीसरा बेंच टूटने का भी इम्कान है। किया है तो मैं तो इसलिए जवाब दे रहा हूं। आपको क्या लगता है कि कब तक जो वो उसका फैसला कब तक सामने आ सकता है? फिलहाल तो लग रहा है लटक गया है। मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक अदालतों का मामला है ना, मुझे बिल्कुल अब यकीन हो गया है कि यहाँ सब कुछ जो है वो एक ही तरफ चल रहा है। अच्छा, हर एक खौफ में है, और इस तरह पहले कभी हुआ नहीं था। ठीक है सर। पॉलिटिकल पार्टीज होती थी और वो सिर्फ बराह रास्त आपस में एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा हो रही थी। इस वक्त मामला ये है कि वो कुव्वत जिसने आखिर में आना था वो अब पहले आ चुकी है, इसलिए वहां, और वरना तो आपने देखा हमारी अदालतों से बेचारी मासूम होती हैं। अभी जो बिलाल कैनी से बात कर रहे थे उसका और जवाब दे दें कि जो नया तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस लाया गया, आपको इसकी क्या वजह लगती है? उसकी वजह पर्सन स्पेसिफिक, आप देखें मैं आपको एक अर्ज करूं कि आप कानून साजी कर रहे हैं, उसका फायदा आप पहले आपने जैसे कहा था फायदा ये उठा चुके हैं। उसकी वजह ये कि उन्हीं तरामीम के नतीजे में सारे के सारे केसेस वापस आ गए। और दूसरा ये है कि इस वक्त आप जब इतनी कानून साजी कर रहे हैं और धड़ाधड़ किया जा रहा है, तो ये कानून यानी इंतजार किया गया कि प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर हो और उनकी जगह कायम मुकाम सदर हो। और दूसरा ये है कि रातों रात इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि हो ये रहा था कि वो जो इन्होंने देखा कि जब मामला नहीं बन रहा, वहां नैब वाले जो है उन्होंने जो कुछ किया वहां भी नैब नहीं आ सकी। वहां गिरफ्तार करने के लिए जो झगड़ा पैदा हुआ बुनियादी तौर पर, तो इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक जिम्मेदार है? जब ये ऑपोजिशन में थे तो इनके साथ क्या हो रहा था? यही नैब इनको पकड़ के जेलों में डाल रही थी, 90 दिन के रिमांड थे। आपके प्रोग्राम से लेकर हर प्रोग्राम में जब, और खान साहब नैब की तारीफ किया करते थे। कभी कभी इनका हमने सपोर्ट इस मामले, एक सेकंड, कभी सपोर्ट नहीं किया था। मैं आपको एक अर्ज करूं, आज भी मैं ये उनको ये नहीं कहने के लिए तैयार कि जो उन्होंने ठीक किया, लेकिन बात ये है कि अगर वो ये जुर्म कर रहे थे तो क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए? मैं आम आदमी हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मेरा बुनियादी हक है कि मुझे वोट के जरिए हुकूमत मेरे ऊपर हो और मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुतासर ना हो। अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स इनके दौर में नहीं मुझे मिलते या मुतासर होते हैं, तो मैं आज के दौर में ये इनको इजाजत दे दूं कि जनाब मेरे फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह चाहे। मैं आपके जवाब से लूंगी, लेकिन ब्रेक ले लूं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा सदाकत भाई साहब, कल IMF का वफ़द जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला, तो मिलने की वजह क्या थी और क्या उनकी तरफ से कोई गारंटी वगैरह भी मांगी गई है? देखें, जाहिर है पूरी दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो आप सबको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी अक्सरियत है कि 14 पार्टियां मिलकर और बाकी भी लोग जितने भी मैटर करते हैं सारे मिलके उस पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे
3-4 बातें IMF के वफ्द के जाने से। एक तो ये जो प्रोपेगेंडा था कि जी कोई PTI ने IMF को नाराज किया, वो बिल्कुल धड़ाम से इनका गिर गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो IMF समझता है कि अवाम जो है, ये मुआहदा अवाम से होता है, किसी गवर्नमेंट से नहीं होता, और गवर्नमेंट के तो वैसे भी महीना रह गया है, और उनको पता है कि ये इस वक्त अवाम के साथ है कि एक अपकमिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसने अगला इलेक्शन बाजार जीत रहा है, उससे उनका करना जरूरी था कि कल आने वाला जो आने वाला टाइम है। मुझे तो लग रहा है आपको ग्राउंड पे हालात अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। 9 मई के वाकयात ने बहुत कुछ बदल दिया है, ग्राउंड रियलिटीज अब मुख्तलिफ है। सदाकत भाई साहब, उनको भी आप जहन में रखें। अच्छा, ये मुझे ना बताए ना, ये आप IMF को समझाए ना पारस। आप तो मुझे ऐसे करिए जैसे मैंने उसको बुलाया। IMF आपसे नहीं मिल रहा। PTI ने कल ये तासुर दिया कि वो सिर्फ वक्त जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला है। भाई वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप से भी मिला है, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपनी बात को खुद ही गौर करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हुकूमत है, ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ PTI है। PTI के पास जाने का मतलब ये है कि दे थिंक कि अगली गवर्नमेंट PTI की आनी है, लिहाजा उस हवाले से PTI की इंडोर्समेंट जरूरी थी। लेकिन अब फर्क लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन जिन की हुकूमत बनने के इम्कानात हो सकते हैं उन सबसे मिले। पारस जी, जब फैटफ का मसला आया, PTI हुकूमत में थी, इसी तरह की बात थी। आपको पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या कहा था? ये नैब की ये तरमीम खत्म करें, हमें NRO दें, फिर हम पाकिस्तान के लिए साइन करेंगे। जबकि PTI चेयरमैन और PTI की लीडरशिप ने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान का मसला है। ये एक और भी बात करते हैं, ये कहते हैं इसको सदाकत भाई साहब, आप कुछ भी सारा कसूर PTI की गवर्नमेंट का ही तलाश करते हैं। वो ये कहते हैं कि असल में IMF की शराइत की ऐसी की तैसी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही होना शुरू हो गई थी। आपके दौरे हुकूमत में IMF का प्रोग्राम 2 दफा मुअत्तल हुआ था, और फिर आप लोगों ने जो IMF प्रोग्राम था उसकी तबाही जाते जाते फेर दी, कीमतें कम करके, जिससे वो कहते हैं कि बुरी तरीके से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को लगा डेंट, और IMF का वफ्द इसीलिए अब जगह जगह गारंटीज मांगता फिर रहा है। अच्छा पारस आपके पढ़े लिखे नाजरीन हैं, हुकूमत पाकिस्तान एक इकोनॉमिक फैक्ट्स जारी करती है जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जरा उसका उठाएं और देखें कि आखिरी 2 सालों में वो अच्छा ही होता है, पिछले 10 साल का उठा लें वो भी अच्छा ही होगा। ना, बिल्कुल सुने, 6% की ग्रोथ मुझे दिखा दें 2 सालों में। सर उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि इकोनॉमी खराब। आप अगर मुझे बात ही नहीं करने देंगी तो आप तो सही बात करें ना सर, डाइवर्ट ना करें ना उसको। आप मुखालिफ हुए हैं, हमारी बात तो सुनिए। नहीं मुखालिफ नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ, मैंने तो देखें आपको मौका दिया। सवाल पे जवाब भी तो आने देना जी प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का प्रिंट किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे देखें कि जब से हम गए हैं ग्रोथ 6 से 0 पे आ गई। हमने जो आपके एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस बढ़ाए थे, इस नालायक हुकूमत ने खाली इस साल में 7.1 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया। ये दावे करते थे इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर 200 के नीचे जाएगा। आज देखिए हमारे दौर में 170-80 का था, आज 300 का डॉलर नहीं मिल रहा। महंगाई हमारी 12% थी, 12 साहब भी प्रोग्राम करती थी। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है। तो कैसे कह सकते 1.5 साल में? सर एक सेकंड आप बताएं, जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त महंगाई की महंगाई कितनी फीसद थी और डॉलर कितने रेट पे था? इंतजार कर रहे हैं, अब ये नहीं बताएंगे करने के लिए, इसलिए ये पंजाब के इलेक्शन से भागे, अभी ये भागना चाहते हैं इस इलेक्शन से। गवर्नमेंट कह रही है महंगाई कम हो गई है कि ये 38 से 29% पे आ गई, रूस से तेल भी आ रहा है, जालिम भी है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत की जो हालत इन्होंने कर दी है इंसानी हकूक की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को चले मान लेते हैं आपके दौर में तो बहुत अच्छी थी। ये बात कहनी नाइंसाफी है। चले मैं बिलाल के जवाब लूं, एक से मुझे बात बता दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के वफ्द से ये भी कहा है कि जी हमें गारंटी चाहिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे, और उन्होंने जवाब ये दिया कि जी हम जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर ऐसा है तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया? ये बड़ी लाइल्मी की बात आप कर रही हैं। ये खबरें चली हैं आज, कोट कर रही हैं जो भी कर रहे हैं। IMF ने जो 3 अरब डॉलर देने हैं उनकी 3 इंस्टॉलमेंट रखी हैं। एक वो इनको दे रहे, एक उन्होंने देनी है केयर टेकर गवर्नमेंट को, हाँ, और एक अगली हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को। तो ये तो IMF की तरफ से कंडीशनलिटी है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो आगे काम चलेगा। तो PTI आपने जब उनसे ये सवाल किया कि इंतखाबात चाहिए, गारंटी मांगी, तो IMF के वफ्द ने आपको ये जवाब दिया है उसका, तो बात तो की गई थी ना। ये बिलाल यानी साहब IMF को गारंटी IMF गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है। IMF का जो सवाल नहीं होना चाहिए था इस तरह। तो ये तो मेरी बात सुने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा,
ये नालायक तरीन लोगों का टोला हर बात। चलें सर, आप उनसे जवाब ले लेना। हुकूमत में था तब भी 200 केसेस भुगता रहा है। ओके सर, जरा इनकी सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। अब यानी साहब क्या कहते हैं इस मामले पे? सर अगर आपसे अब भी मैनेज नहीं हो रहा ठीक है। अच्छा सर, एक पॉइंट जो अभी इन्होंने उठाया, IMF के वक्त की जो इमरान खान से मुलाकात हुई, आप लोग वाकई समझते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है? और दुनिया में कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं जहाँ पे IMF का वक्त किसी ऑपोजिशन लीडर से जाके मिला? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये रवैया देखा है ना अभी सदाकत अब्बासी साहब का, यही इनके लोग इसी तरह ही फुदक रहे हैं। और जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के 10-10 दफ़ा कौम से, वो आज इस तरह का जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह कुर्सी में भी सदाकत अब्बासी साहब उछल रहे थे ना, ये लेदर सोफ़ा आप उनके पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर ये बार बार भी बाउंस कर रहे थे कहानी सुनाते हुए। तो ये तो इस बेहिसी और बेशर्मी का आलम है जो आप सबके सामने हमने देखा है कि तबाही के बाद भी ये इसी तरह ही हैं। और देखिए, इन लोगों की वजह से हमें आज स्टैंड बाय मुआहदा करना पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कम अज़ कम मैं देख चुका हूँ कि टीवी पे वो कह चुके हैं, तकारीर में, कौम से खिताब में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी, कि ये लम्हा फ़खरिया नहीं, हमारी लम्हा फ़िक्रिया है जी। इन लोगों की लगाई हुई आग हमने बुझाई है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, ये कोई राय नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है। नवंबर 2021 में शौकत तरीन साहब ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से कुछ वादे किए जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थे, जो मेन बेंचमार्क्स में शामिल होता है। वो मुआहदे ने तोड़े, वो वादा ने तोड़ा। ना सिर्फ वो लेवी के शर्त पूरी नहीं की बल्कि रिवर्स किया। और उसके नतीजे में ये प्रोग्राम एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे इनकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर लो हो चुके थे, इन्हें जानबूझ के वो प्रोग्राम तोड़ा इन लोगों ने। और वो शख्स कल IMF की रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठा हुआ था जो कहता था IMF जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसके बाद ये लोग इनने टूटा फूटा प्रोग्राम किया, उसको चलाने में नाकाम रहे, उसको खुद सबूताज किया, उसको खुद सबसे पहले तोड़ा। अहमियत है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, उसके बाद वही शौकत तरीन, वही तैमूर झगड़ा जिनकी ऑडियो लीक थी, जिनने सबूताज किया, वो कल उसकी वो डब्बे जो आ रहे थे जूम मीटिंग के, उसके अंदर वो बंदे फिर बैठे हुए थे। तो ये कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो लोग जो जानबूझ के पहले उनने शराइत तोड़ी, फिर मौजूदा हुकूमत की एक ऐसी कोशिश को जिससे रियासत ने बचना था उसको जानबूझ के फिर से सबूताज किया। वो लोग आज भी इमरान खान की उस मीटिंग में वहां पे बैठे हुए थे। ये बेहिसी और ये बेशर्मीन किया। और ये सदाकत अब्बासी साहब सिर्फ ये नहीं है, हमाद अजहर, इनके दीगर लोग इकोनॉमिक टीम के इसी तरह ही आज जश्न मना रहे हैं। देखिए, दूसरी बात जो आपने की, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का है, जो $3 अरब की है, 9 माह की मुद्दत की है, ये 30 जून को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है। ठीक है। इसकी हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 जुलाई 12 या 13 जुलाई है तो IMF की बोर्ड मीटिंग और सदाकत अब्बासी साहब, आप जितना बोले हैं, आपने पूरी सेगमेंट ले लिया है, खुदा का वास्ता है, या तो सोलो सेगमेंट कर लिया करें, किसी और को बोलने दिया करें। हुकूमत को भी सुन लेते हैं बाकी साहब की आदत नहीं है। भाई साहब सुन लें, वैसे ही उन्होंने आपको स्काइप तक पहुंचा दिया है स्टूडियो से, जरा सुन लें। दूसरी बात यह है कि देखिए, IMF सिर्फ इनसे नहीं मिल रहा है, इस तरह ये कल से जश्न मना रहे हैं और कौम से खिताब कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो दीगर जो सियासी जमातों से मिल रहा है। ये इसलिए कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। नंबर 1, इसके ये प्रोग्राम की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑलरेडी है, वो बोर्ड की अप्रूवल होनी है। हाँ, वो ये चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको इसी आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रोग्राम के दौरानिए के अंदर ही केयरटेकर गवर्नमेंट ने और एक इलेक्शन साइकिल ने आना है, तो वो सिर्फ दीगर पॉलिटिकल जमातों से मिले। और तीसरी बात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर वो मिले हैं तो इसमें कोई सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अपकमिंग गवर्नमेंट आप में से किसी एक की हो सकती है। आप हमें बताते हैं, तासुब देते हैं कि PTI खत्म हो चुकी है, टूट गई है। इजाजत देते हैं, मुझे इजाजत देते। देखिए, IMF और हम सब ये जानते हैं कि अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं मुकम्मल हुआ, इसकी शराइत तोड़ी गई, तो किसने तोड़ी? वो चिट्ठी तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन ने किसको लिखी और क्यों लिखी? वो ऑडियो लीक क्यों आई? किसने 9 मई के वाकयात किए? कौन आज तक अभी एक्टिवली कोशिश करता रहा है कि IMF का मुआहदा ना हो सके? सरदार साहब भी तो आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहे, उनको तड़ियां लगाते रहे और फिर डार साहब ने अपना किया हुआ मुआहदा इस तरह जानबूझ के तोड़ के फिर उसके बाद एक्टिवली चिट्ठी लिख के शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की कॉल हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इससे बिल्कुल जी इनको भेजें, ये नहीं होना चाहिए। मोहसिन लगारी ने जब सवाल पूछा कि क्या इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा, तो शौकत ने आगे से इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है कि हमारे चेयरमैन के ऊपर हमला है। ये इन लोगों के परसेप्शंस हैं, ये इन लोगों की प्रायोरिटीज हैं। और देखिए, आज ये लोग, इनको हम सब चाहते हैं कि वो, और IMF भी मेरे ख्याल से यकीनन ये चाहता है कि ये जो अनासर हैं ये फिर से जो मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम सबको आप हमें कहते हैं कि इनकी हुकूमत बनाने के चांसेस 0 हैं, ये खत्म हो चुके हैं। जी, तो फिर वो क्यों गए? मेरा तो अभी भी सवाल वही है आपकी जगह। प्रोग्राम मुकम्मल
ये नहीं कर सके वो इन्होंने ही डिजाइन किया। इन्हीं की ही कबाहतों की वजह से वो प्रोग्राम आगे मुकम्मल नहीं हो सका। इन्हीं की ही कबाहतों की वजह से IMF के साथ एक प्रोग्राम पहले डिरेल हो चुका। इनके जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ डीलिंग की, उनके अंदर बार बार इन्होंने रोड़े अटकाए, इन्होंने उसको सबुटाज करने की कोशिश की, इन्होंने मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों को बार बार सबुटाज किया। कोई भी ये नहीं चाहता कि फिर से इस तरह की साजिशें ना करें। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि ये माफी मांगेंगे कौम से और थोड़े होश के नाखून करेंगे और फिर से लेंगे और आइंदा इस तरह की कबाहतों से गुरेज कहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है ना वो इस तरह है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हो जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ इलेक्शंस कब होंगे ये भी क्या IMF ने ही डिसाइड करना है, उन्होंने ही बताना है? हम किसी काबिल भी हैं वैसे या नहीं? देखिए मेरे नजदीक तो मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। IMF जिस तरह आपने कहा कि ये पहले भी एक दफ़ा ये IMF से जब इसका कमेंट लिया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये अंदरूनी मामलात हैं मुल्क के, इसका IMF के प्रोग्राम या IMF से कोई लेना देना नहीं है, और जो हकीकत भी है। ठीक है, देखिए इलेक्शंस का तयन तो हमारी हुकूमत तो अपनी मुद्दत को मुकम्मल करके अगले महीने हमारी वक्त मुकम्मल हो जाना है, तब तक हमारी हुकूमत अपना काम कर रही है। जो हमने मुआशी रोड मैप भी दिया उसके ऊपर भी काम करिए। उसके बाद फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और दे आर शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर। जी वक्त पे इलेक्शंस हो जाएंगे। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में ही शेड्यूल्ड हैं 60 तो फिर तो मियां साहब को वापसी की तारीख दे देनी चाहिए ना मुल्क में। अगर आप एक महीना ही रह गया है, जाहिर है 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा साबिक मुंतखब वजीर आजम हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं आज इनके PTI के वकील और मुल्क में कोई बंदा नहीं है जो नहीं एतराज कर रहा है, अंदाजे कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो अब तो डेट अनाउंस हो जाना चाहिए सर। केयरटेकर सेटअप अब बनना है, अब नहीं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसका फैसला भी वो खुद करेंगे और इलेक्शन से पहले वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। ठीक, अच्छा सर आप अब जो हुकूमत की कारकर्दगी है सर रेलेवेंट है, फिर मेरा टाइम चौधरी साहब को दे दीजिएगा। तो टाइम बचेगा तो देंगे ना फिर जी। अच्छा अभी ये जिन्हें भाई ने पूरे 15 यानी 10 अप्रैल 2022 को हम गए थे और उसके बाद पहले मिफ्ता इस्माइल ने उस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश की, फिर ये बोलते क्यों नहीं और आप क्यों नहीं बोलती? इसहाक डार साहब तड़ियां लगाते थे कि IMF होता कौन है? कहा मैंने मेरी मर्जी में इंटरेस्ट रेट रखूं, मेरी मर्जी में करेंसी को जहां मर्जी रखूं। वो आके बढ़ के मारते थे कि डॉलर में धमका लगाऊंगा तो डॉलर 200 से नीचे आएगा। तो इसहाक डार की तड़ियों से और IMF की गिरबान पकड़ने से शहबाज शरीफ के IMF के पांव पकड़ने तक ये सारी बर्बादी इसहाक डार ने की। आप अगर इतना पावरफुल है कि आप उसको हुकूमत से हटा के 200 केस बना के पूरी लीडरशिप को बंद करके फिर भी पाकिस्तान की मईशत को खराब कर रहे हैं, फिर तो आप तुम नालायक हुए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले तक इसहाक डार ये कह रहे थे कि ये IMF का मसला नहीं है, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स है। तो आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तबाह की, पाकिस्तान की मैशत तबाह की, पाकिस्तान का फॉरेन सेक्टर आपने रेमिटेंसेस बर्बाद किए। एक नालायक आदमी को बिठा के आप कैसे फेस कर सकते हैं? महंगाई जो 12% थी आज 38% है। पाकिस्तान को तबाह करने के बाद आप महंगाई में इन्होंने कमी कर दी है, वो 38 के ऊपर आ गई है। वो कह रहे हैं रूस से तेल भी आ रहा है, अगर पेट्रोल की प्राइस बड़ी कम नहीं हुई है तो बड़ी भी नहीं है। वो कह रहे हैं बड़े इंडिकेटर्स हैं। 12% महंगाई ज्यादा थी, आज 38% महंगाई है और वो कम है। चौधरी साहब से जरा मैं कमेंट ले लूं सर प्लीज। आप इस हुकूमत की मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि मईशत जो है वो खतरात से बाहर आ गई है, डिफॉल्ट का खतरा भी खत्म हो गया, IMF से किस्त भी पहली मिलने वाली है जल्दी और फिर दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। बात यह है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये हुकूमत ये सब कुछ कर चुकी है और मुल्क में ठीक ठाक हालात है तो फिर इस हुकूमत को कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए रात को लोगों के घरों में छापे मारने की या लोगों को इस तरह हरासा करने की और महज झंडा जो लेकर फिरता है उसको पकड़ने की और उसकी बेइज्जती करने की। और पाकिस्तान में जो इस वक्त मैं आपको एक अर्ज करूं, बड़ा फ़र्क है मेरे और सियासी तौर पर जो वाबस्ता लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनमें मेरा कंसर्न ये है कि जब मैं ये देखता हूं कि कोई भी हुकूमत उसके दौर में आम आदमी की हालत ज़िंदगी की पहले से बदतर हो गई है। और दूसरा ये कि अगर वो आवाज़ निकालना चाहता है, ये कैथारसिस होता है, हर शख्स को हक होता है कि वो आवाज़ अपनी किसी न किसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आप उसके ऊपर पैरे लगा दें। और पॉलिटिकल पार्टी होते हुए अगर सिर्फ मार्शल लॉ वाले होते, फौज वाले होते तो हमारा ये मसला ना होता। सियासतदान वो इस तरह की जुबान, और आप देखें कि वजीर दिफा लेटर लिख रहा है 1 महीना पहले, आज कहा जा रहा है कि जनाब कुछ जिम्मेदार, ये तो सियासी इस पे पाबंदी लगाने की बात तो इस वाक़े से भी पहले की मार्च की बात है जब ये लेटर लिखा गया और जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो बात यह कि ऐसा क्यों चाह रहे थे? पॉलिटिकल पार्टी थी,
इनके साथ ज्यादतियां हुई, चलो ऐसा मान लेते हैं, इसके मेरिट में नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद अब तो इन्हें चाहिए कि ये इनके पास रहे हैं कई साल, उनके पास रहे हैं 3.5 साल, उनको 3.5 साल की इतनी सजा के, और उसमें भी 2 साल कोविड के। सर, और अब ये हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम हुई है, 38 से 29% पे आ गई है, डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। आपको लगता है कि इलेक्शन में अब चूंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो अब इस हुकूमत को ये जो खबरें इस पे खुश होना चाहिए, या आपके ख्याल में अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, देर हो गई है? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ जो आपने फरमाया, और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूँ, एक आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं जो सियासी नौजवान दोस्त आते हैं दोनों तरफ से, उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि आपका काम बुनियादी तौर पर यही है जो आप कर रही हैं। आपको चाहिए कि इतने स्केदिंग क्वेश्चन करें जो आप करती हैं, और हमें चाहिए बशमूल मेरे कि उसका हम जवाब दें। हम सीधा आप ही से तवक्को करते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहती, आप यानी हम आपसे या एंकर पर्सन जितने भी हैं उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह पार्टीजन हो जाए। खुदा करे कि ऐसा ना हो, हमारे एंकर पर्सन आप ही की तरह रहे। और मैं आपको बराबर नहीं होती, नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं बिल्कुल इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि आम आदमी मुतमिन नहीं है। आम आदमी की जो हालत ज़ाहिर है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें, और महंगाई की जो सूरत हाल है, वो तबाह होना इससे बुरी हो नहीं सकती। सर मुझे बताएं, इस साल के हमें गैस का बहरान फेस करना पड़ सकता है? चूंकि खबरें ये थी कि LNG के लिए अब तक कोई बायर नहीं मिल सका है, तो क्या कीमतों में इजाफे के साथ साथ बहरान भी फेस करना पड़ेगा? टेंडर की बात कर रही हैं, अभी आपने देखा है अजरबैजान में भी एक मुआहदा करके आए हैं सोकार कंपनी के साथ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इस दफ़ा मतलब कि ज़रूरत से या आम से ज़्यादा यहाँ पे बिजली की भी डिमांड रही है। उसके बावजूद बिजली की प्राइस भी बढ़ा रहे हैं 4 रुपए। नहीं, देखिए वो तो अभी एनुअल रीबेसिंग होती है, वो अभी नेपरा ने डिटर्मिन करनी है, वो अभी हमें नहीं पता। मगर आप देखेंगी कि जिस तरह गैस का पिछले साल भी लोग कह रहे थे उस तरह का बहरान नहीं है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हुकूमत इंतजाम कर रही है, और अजरबैजान से भी इसी तरह और जगहों से भी कोशिश कर रही है, तो बेहतरी होगी। दूसरी बात जो आखिर में आरिफ साहब कह रहे थे कि आम आवाम के ख्याल से कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो देखिए हमने देखा है कि पिछले 3 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन इलेक्टोरल जमात रही है, और ये इंशाल्लाह आवाम पे फैसला सुनाएगी। इलेक्शंस में ये पता चलेगा ना, इंशाल्लाह करीब ही है, इंशाल्लाह फिर लाल कियानी साहब, आरिफ चौधरी साहब और सदाकत अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।